नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है 12th का वो पढ़ रहे थे। उसमें आपका जो थ्योरी का पोर्शन है उसके कुछ पोर्शन को हमने सेलेक्टिव आपको पढ़ाया है दोस्तों। अब उसके बाद जो अगली बारी आती है कुछ क्वेश्चंस की आती है, उस पर हमें आपको चर्चा करनी है। तो जो क्वेश्चंस सेलेक्टिव हैं उनको मैं आपको दूंगा। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चंस आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ उसके आधार पर सेलेक्ट किया गया है कि एग्जाम में कौन आ सकते हैं, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ सेलेक्ट किया गया है। तो बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। उससे ठीक पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड की जाए वो आपको मिलते रहें। कुछ कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध है कि अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चंस अपने पुट आउट करें, क्वारीज पुट आउट करें। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि हिंदी से रिलेटेड जो चीज़ें लिखी जाती हैं थोड़ा सा और साफ लिखा जाए, उसको समझने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो उम्मीद है कि अगले लेक्चर से यानी अब से मैं उस पर काम करूंगा। तो इस तरह से आप अपनी बातें भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं दूसरे चैप्टर की चर्चा हो रही थी। अब जो दूसरा चैप्टर है उसमें जो 1 नंबर की एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके तरफ हमें बढ़ना है दोस्तों। और आपको एमसीक्यू के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं दूंगा, इन्हें आपको देखना है। ध्यान से देखें। पहला दिया है सर्टोली कोशिकाएं मनुष्य के आमाशय में। देखिए सर्टोली कोशिकाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उसे आप देखें। सर्टोली कोशिकाएं क्या है, ऑप्शन को ध्यान से देखें। दिया है ए ऑप्शन का मनुष्य के आमाशय में HCl का स्रावण करती हैं। दूसरा देखिए मनुष्य के वृषण में तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। लैंगरहैंस द्वीप में तथा ग्लूकागॉन का स्रावण करती हैं। दाएं आलिंद में तथा संकुचन की तरंग उत्पन्न करती। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बात है किसकी? सर्टोली कोशिकाओं की। दोस्तों जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उन्हें ध्यान से आप देखें। जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? माफ करिएगा। जो सर्टोली कोशिकाएं हैं दोस्तों वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे जो टेस्टिस या वृषण का हिस्सा होता है उसमें पाई जाती हैं। और इनका जो काम होता है वो क्या होता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। तो ध्यान रखिएगा सर्टोली जो कोशिकाएं हैं और वृषण में पाई जा रही हैं और शुक्राणुओं को पोषण करने का इनका जो है मेन रोल होता है। डस्ट पार्टिकल की वजह से 1-2 बार सीख आ गई, माफ करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं। यहां देखिए ऑप्शन आपका दिया है मनुष्य के वृषण में तथा शुक्राणुओं में पोषण प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वह संपन्न कराने के लिए जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वह जिम्मेदार होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वो क्या है,
निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीजोडर्म स्तर से हुआ है? आप जानते हैं 3 तरह की जर्म लेयर होती है। 3 जर्म लेयर एक तरह से पाई जाती है, इक्टो, इंडो और मीजो। इक्टो, इंडो और मीजोडर्म, ये जो है 3 लेयर आपके जर्म लेयर के बेसिस पे जानी जाती हैं। तो ये 3 जर्म लेयर जो हैं उनमें से कह रहा है किससे विकसित हुआ है। देखिए यहां दिया है भ्रूणीय मीजोडर्मल जो लेयर है, मीजोडर्मल जो लेयर है उससे इनमें से क्या विकसित हुआ है? मस्तिष्क हुआ है, रक्त हुआ है, फेफड़ा हुआ है, यकृत हुआ है? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त या रुधिर कोशिकाएं हैं, रक्त या रुधिर कोशिकाएं, इनका जो विकास है वह आप जाने कि मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो यहां मीजोडर्म से इनका विकास आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सेट किया है, तीसरा क्वेश्चन देखें, एमनियोटिक द्रव्य की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। एमनियोटिक द्रव्य का नाम आपने सुना होगा, उसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा उपस्थित होता है जिससे जो पैदा होने वाला बेबी होता है उसके जो सेक्स होते हैं वो निर्धारित होते हैं, या कह दें उसके जो लिंग होते हैं वह निर्धारित होते हैं। ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ध्यान दें दोस्तों, ऑप्शन ए में देखें, दिया गया है बारपिंड, बी में दिया है लिंग गुणसूत्र, सी में दिया है जी गा करके दिया है ऑप्शन, का खा गा दिया है बच्चों क्याजमेटा, और घा के बेसिस पे दिया है प्रतिजन। 4 ऑप्शन यहां आपके सामने है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीवों में लिंग निर्धारण के लिए हमेशा जो जिम्मेदार होता है वो होता है क्या? लिंग गुणसूत्र। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वही क्या है? जिम्मेदार होते हैं जीवों में किसके लिए? लिंग निर्धारण के लिए। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी में 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर टाइप के होते हैं और बाकी जो 2 होते हैं एक्स वाई होता है। तो अगर दोस्तों ये एक्स वाई है तो होने वाला जो संतान या होने वाली जो संतान होगी वह लड़का होगी, और अगर यही 44 प्लस यक्स हो तो जो होने वाली संतान होगी वो क्या होगी? लड़की हो। तो इस तरह से आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ये होता है लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण के लिए हमेशा जिम्मेदार क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। दोस्तों ये आपका प्रश्न रहा। बढ़ते हैं अगले सिलेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है 8वें नंबर का है, दिया है 16 कोश की अवस्था भ्रूण में कहलाती है। आपको मैंने लेक्चर के दौरान बताया था मारूला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला इस तरह की अवस्थाएं होती हैं जिनमें सेल्स की संख्या बढ़ती है, उसी के आधार पर उनका नाम भी दिया गया है। तो अब यहां आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 16 कोशिकाएं जिसमें पाई जाती हैं, ऐसी जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? तो यहां ध्यान दीजिएगा, 16 कोशिकाओं वाली अवस्था भ्रूणीय विकास के दौरान क्या कहलाती है? तो देखिएगा दोस्तों, उसका नाम होता है मारूला। क्या होता है? मारूला अवस्था होती है। तो यहां आप देख लें, मारूला 16 कोशिकाओं की अवस्था होती है। गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला ये सारी अवस्थाएं आप में देखेंगे तो मारूला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला इस तरह के बेसिस पे एक क्रम होता है। तो मारूला के बाद गैस्ट्रुला, फिर ब्लास्टुला अवस्थाएं आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो सिलेक्ट किया है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भावस्था से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? तो आपको ध्यान देना है कौन सी अवस्था है? ब्लास्टुला। जो ब्लास्टुला अवस्था है उसमें कह रहा है भ्रूण से जोड़ने का जो काम है कौन सी झिल्ली करती है? यह प्रश्न आपके सामने दिया है। एमनियॉन, कोरियन, एलेंटोइस या एयुक्सेन। तो एमनियॉन, कोरियन और एलेंटोइस यह 3 लेयर टाइप की होती हैं। किसमें? भ्रूण के बेसिस पे। आपसे पूछ रहा है कि ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ती है, एक तरह से प्लेसेंटल लेयर की बात हो रही। तो जो गर्भाशय से जोड़ने का काम करती है उस लेयर के बेसिस पे आपसे पूछ रहा है कि जोड़ने वाली जो लेयर है, जो उस झिल्ली का नाम आपसे पूछ रहा है या लेयर का नाम पूछ रहा है आपसे। तो यहां अगर आप देखें तो जो जोड़ने वाली लेयर है उसी को आप क्या कहते हैं? प्लेसेंटा के बेसिस पे अपरा, या जो कोरियन होता है, कोरियन, ठीक है, कोरियन के बेसिस पे जाना जाता है। यही कोरियन क्या करता है? भ्रूण को ब्लास्टुला अवस्था से अटैच करने का काम करता है, या कहने भ्रूण जो ब्लास्टुला अवस्था में है उसको जोड़ने का काम गर्भाशय या यूट्रस से करता है। ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, आपको 13वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सेलेक्ट किया है। स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे एमसी आप कहते हैं, सामान्यतया होता है 10 से 11 दिनों का।
28-29 दिनों का, 25-26 दिनों का, 17 दिनों का। तो इसमें इसका जो आंसर है आप में से मैक्सिमम जानते हैं क्या है, 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है। और हमने लेक्चर में यह भी बताया था कि एक हफ्ता 7 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कभी 7 दिन पीछे हो सकता है। तो 7 दिन कोई फिक्स नहीं है, 7 दिन में से 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो चलता है। 7 या 7 से अधिक जब होने लगे तब वहाँ आपको कहीं ना कहीं डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण होता है किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, अभिशोषक द्वारा, जनन कोशिकाओं द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो किसके द्वारा होता है ये चीज आपको बतानी है, ध्यान दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन है यह मेल हार्मोन्स है, आप जानते हैं। मेल के टेस्टिस वाले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है पूछ रहा है किससे स्रावित होता है, तो इसका जो स्रावण है दोस्तों या सिक्रीशन है किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, लीडिंग जो कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का स्रावण टेस्टिस के अंतर्गत होता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह मुख्य हार्मोन्स होता है आपके मेल के बेसिस पे। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसी की वजह से जो दोस्तों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका भी विकास आपको देखने को मिलता है, वह भी विकसित होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब एमसीक्यू क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए थे हमने कुछ आपको बताए। अब हम आप बात करेंगे किसमें, निश्चित उत्तरी जो प्रश्न है 1 नंबर वाले, उनके कुछ प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस बार, जैसे लेक्चर में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या फिर नहीं हुई हैं या आपको लगता है कि कम है, उसको मैं यहाँ कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों चीज़ें हो रही। हो क्या रहा है कि लेक्चर को भी और इसको भी, दोनों को मिला करके जब आप देखेंगे तो लेसन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ें हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा हमने सेलेक्ट किया है, क्या दिया है, मानव अंडे की संरचना का सचित्र वर्णन। तो यहां देखिए, ये स्ट्रक्चर पीतक झिल्ली के रूप में जाना जा रहा है। अंदर जाएंगे तो यहां देखिए केंद्रक है, यहां देखिए जो द्रव भरा है उसी को कोशिका द्रव कह रहे हैं। पहली जो लेयर है जोना पैलुसिडा के बेस पे जानी जाती है। सबसे बाहरी परत कोरोना रेडिएटा के बेस पे जानी जाती है। ये 2-3 लेयर हैं मनुष्य के अंडे में, और आप जानते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है ओवरी, उसके अंतर्गत होता है। और डिस्चार्ज के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं, और वहाँ से आगे बढ़कर के अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है दोस्तों
तो इन ये सेटल डाउन हो जाते हैं और कहाँ सेटल डाउन होते हैं, यूट्रस में हो जाते हैं। चलिए देखें इसमें कि आपको यहाँ क्या समझाया है। मानव अंडा या ह्यूमन एग, मनुष्य का जो अंडा है वह छोटा लगभग 100 माइक्रोन व्यास का होता है। व्यास आप समझते हैं। आगे दिया है गोलाकार होता है और अचल होता है। इसमें किसी फ्लैजला या उस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती या नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से मूव आउट नहीं करता। यह अल्पपीतकी यानी माइक्रोलस्थल होता है, यानी जो पीतक होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से इसको अल्पपीतकी या माइक्रोलस्थल या अपीतकी एसिलेस्थल या समपीतकी आइसोलेस्थल के बेस पे जानते हैं। और यह अंडे के कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित रहता है। यह अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है, यड स्टेज में होता है। और पूरा अंडाणु एक स्रावी पारदर्शी कोशिका, जिसको आप जोना पेलुसिडा से कहते हैं, जिसके चारों ओर पुटिका कोशिकाओं के अवशेष अनियमित रूप से एक स्तर कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। निषेचन के समय तक ये विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ बातें आपने देखी। ध्यान दीजिएगा। पहली बात जो यहां से निकल के आई ह्यूमन एग की, वो इनके छोटे गोलाकार और अचल होने की बात को बता रहा है। और इनकी जो साइज है दोस्तों, उसी के आधार पर एक स्पेशल चीज़ यहाँ मिल जाती है कि 100 माइक्रोन इसकी जो है साइज है। और यह अल्प पीतकी जिसे माइक्रोलस्थल, समपीतकीय, आइसोलस्थल या अपीतकीय, जिसे एल स्थल के नाम से जानते हैं। तो इसे आप देखें, ये तीन में से कोई नाम देंगे वो क्या होगा, ह्यूमन एग के बेस पे जाना जाएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन एग की विशेषता है कि इसमें जो होगा पीतक, उसकी मात्रा थोड़ी क्या होती है, कम पाई जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यह ह्यूमन अवस्था में है, हालांकि ये आप जानते हैं हैप्लॉइड अवस्था में पाया जाता है। आगे देखें, इसमें दो लेयर की बात की गई है, जोना पेलुसिडा और जोना रेडिएटा की। तो कह रहा है पूरा जो अंडाणु है एक स्रावी पारदर्शी कोशिका झिल्ली से स्रावी है, यानी स्रावित होने से बना है, और पारदर्शी झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट झिल्ली के बेस पे जाना जाता है। कौन सा, जोना पेलुसिडा। जोना आप देखेंगे पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बेसिस पे लेयर का नाम होगा। यह पारदर्शी है और श्रावण के थ्रू बनी हुई है, जिसके लिए हमने यहां कलर किया है। उसी के ठीक ऊपर एक लेयर की चर्चा इन्होंने और की है, जिसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। इसमें आप देखें पेलुसिडा से जिसके चारों ओर एक पुटिका कोशिकाओं के
अवशेष अनियमित रूप से अस्तर बनाए हुए होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कोरोला रेडिएटा। ये पोटिका कोशिकाओं का एक समूह है जो चारों तरफ क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाए हुए है। ठीक है, तो यह आप देखेंगे, आपको जो पहला प्रश्न है उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिल रहा है। इसको टू द पॉइंट आप एग्जाम में यूज करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने सेलेक्ट किया है। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया है, उस पर आपको टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा आसंजन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दूसरी ओर शुक्राणु के अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित होता है। दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बात समझ आ रही है? यानी अगर हम कहें, जो अंडाणु है यानी एग कोशिका है, उनमें आप देखेंगे तो फर्टिलाइजिन नामक एक केमिकल है, उसका सिक्रेशन हो रहा है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। वहीं स्पर्म की बात करें, शुक्राणु की बात करें, तो दोस्तों शुक्राणु का जो अग्रपिंड होता है, अग्रपिंड, वहां आपको एंटी फर्टिलाइजिन नामक केमिकल मिलता है। और इन्हीं दोनों के आपस में रिएक्शन या कहने क्रिया के फलस्वरूप जो निषेचन का काम है, स्पर्म और एग का फ्यूजन वाला जो काम है, वो कंप्लीट हो पाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमने आपको सेलेक्ट किया है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखें। दिया है, शिशु जन्म के बाद कौन कौन सा हार्मोन्स दुग्ध उन्मुक्त करता है। ठीक है, तो शिशु जन्म के बाद माता की जो पीयूष ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसे आप क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे निकलने वाला हार्मोन्स क्या होता है, प्रोलैक्टिन। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, प्रोलैक्टिन। यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है दोस्तों, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, यह मिल्क सिक्रीशन के लिए जो स्तन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। क्या करता है, देखिए, श्रावण के लिए स्तनों को संवेदित करता है, जबकि पीयूष ग्रंथि
के पश्च पिंड यानी पोस्टीरियर जो लोब है से एक हार्मोन्स लिखता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दूसरा हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब से निकलता है पश्च पिंड। पश्च पिंड से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकल रहा है। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो दूध है वो क्या होता है? मुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्लैंड से दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक प्रोलैक्टिन निकलता है जिससे जो स्तन होते हैं, मेमरी ग्लैंड होती है, वह एक्टिवेट हो जाती है मिल्क सिक्रीशन के लिए। दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है, इसके प्रभाव से दूध क्या हो जाता है? वो मुक्त होता है। तो एक बनाने के लिए जिम्मेदार है, दूसरा बनाने का मतलब बनवाने के लिए कहिए, और दूसरा क्या है? मुक्त होने के लिए। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन को आपने देखा होगा, पशुओं को गले आदि में लगा दिया जाता है जब उनसे दूध निकालना होता है दूधवारे के द्वारा। तो उससे होता क्या है कि जो भी दूध उसके बॉडी में होता है वो आसानी से रिलीज हो जाता है। जबकि नेचुरली सिस्टम ये है कि जब काऊ या बफेलोज अपने बेबी के साथ, बच्चे के साथ इंटरैक्ट होता है, बच्चे के साथ रहता है, तो उसको प्रेम करते करते यह हार्मोन्स उसके बॉडी से सिक्रीशन होता है और धीरे धीरे क्या होता है? दूध मुक्त होता है या कहते हैं रिलीज होता है। यही रीज़न होता है कि आप देखिए स्टार्टिंग में दूध बॉडी से रिलीज नहीं होता है ना। तो बच्चे का जो लगाव है मदर से, उसके प्रभाव से ही मिल्क निकलता है। लेकिन यहाँ हार्मोन्स की बात आप स्पष्ट देख लीजिएगा कि यहाँ प्रोलैक्टिन जहाँ एक्टिवेट करता है मेमरी ग्लैंड को, वही ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मुक्त करने का काम करता है। हालांकि एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति दूध आदि में हमारे बच्चों को या हमें जो भी मिल्क यूज कर रहे हैं हम, आप ऑक्सीटोसिन लगाने के बाद जो हमारे पास पहुंच रहा है या पैकेट वाला, ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें जल्दी एडल्ट कर दे रहा है, और कहीं न कहीं जो जल्दी बड़ा होगा वो जल्दी बूढ़ा भी हो जाएगा। तो एज हमारी डिस्टर्ब कर रहा है, बायोलॉजिकल जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। देखें, जो अगला प्रश्न है आपके सामने है, देखें 15 नंबर वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है। क्या लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो लीडिंग कोशिकाएं नर या लिंग हार्मोन्स एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का रक्त में स्रावण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजन है उसका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, और वो भी कहाँ? आपके ब्लड में। तो याद रखेंगे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा साबित, अभी आपने कहा था पश्चलोब, अब अग्रलोब से क्या स्रावित दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, गोनाइड्स कहते हैं बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनसे सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी बात हो रही, तो गोनाइड्स वही कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों, अगर अग्रभाग की बात करें तो एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये दो हार्मोन्स एलएच और एफएसएच, इनका जो सिक्रीशन है वह अग्रपीयूष ग्रंथि
अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ये दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के बेस पे भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, पात्रे निषेचन संक्षेप में लिखिए। तो प्रविधि जिसमें स्त्री के अंडाशय से अंडाणुओं को निष्कासित करके शरीर से बाहर शुक्राणु से संयोजित कर भ्रूण निर्माण किया जाता है, उसे पात्रे निषेचन या IVF कहते हैं। तो आप जानेंगे जो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो कंडीशन होती है उसमें इस तरह की स्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किया था, स्त्री में जनन तंत्र अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणुओं के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताएं। तो देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब है वहीं जाकर के जो कोशिका है वह इकट्ठी होती है। सर्टिलरी कोशिकाओं के बारे में स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ लिया था, हालांकि क्वेश्चन गलती से सेलेक्ट हो गया है क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये किसका काम करता है? शुक्राणुओं को दोस्तों पोषण देने का काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों एक MCQ टाइप के क्वेश्चन और 1 नंबर के जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है वेरी शार्ट टाइप के, उनकी चर्चा हो चुकी। अब कुछ और भी क्वेश्चंस जो इसमें हैं सेलेक्टिव, उनको हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, आप उसको देखें। क्वेश्चन बैंक आप परचेज करिए दोस्तों, उसमें और एक्सप्लेनेशन चीज़ें देखिए और जो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है उनसे मैच करिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, सेक्शन में आप कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। हम पूरे लेसन को एक सिस्टमैटिक वे से और कम समय में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी संभव होगा प्रश्न आपको सेलेक्टिव ही आपको यहाँ मिलेंगे, दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।